एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मासंग जान चुका था कि ह्यूंजू का मर्डर सीईओ किम ने किया है और इसीलिए वो उसे कहता है कि वो उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढ कर ही रहेगा। जिसके बाद मासंग सेक्रेटरी से मिलता है और सेक्रेटरी उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ की बेल्स और कोकोनट टी पाइन से मासंग को याद आता है कि इसी तरह की बेल्स उसने 3 साल पहले उस टैटू स्टूडियो में भी देखी थी और वही कोकोनट टी उसने वहाँ भी पी थी। ये सब देखने की वजह से उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम के लिए सीईओ एक लॉयर को हायर करने का डिसाइड करता है, पर जिब्यूम इस चीज से राजी नहीं होती और वो सीईओ को बताती है कि वो ये सब खुद ही हैंडल कर लेगी। जहां हम ये भी देख पाते हैं कि जिब्यूम के लिए संजू भी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जिब्यूम की हेल्प कर पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मासंग अपनी मेमोरी को जल्दी से वापस लाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें अपना हिप्नोसिस करने के लिए कहता है, जिस पर डॉक्टर मान भी जाता है। पर इसके साथ साथ वो मासंग से ये भी कहता है कि वो ये सब करके अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से मेमोरी वापस लाने से मासंग को बहुत नुकसान हो सकता है। पर क्योंकि मासंग किसी भी हालत में जिब्यूम को प्रोटेक्ट करना चाहता था तो वो हिप्नोसिस होने से रोकता नहीं है। और जैसे ही मासंग हिप्नोटाइज होता है तो डॉक्टर वहाँ पर आंटी को बुला लेता है, जो कि डॉक्टर को मासंग के माइंड के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कहती है ताकि मासंग किसी तरह अपने डिसीजंस बदल दे। पर तभी मासंग को सब कुछ याद आ जाता है और वो अपनी आंटी को भी अपने माइंड में ही बचपन वाले वक्त में जाकर कहता है कि वो उसे इतनी हेट क्यों करती है, जहाँ उसकी आंटी भी उसे वापस जवाब देती है कि वो एक अच्छा बच्चा नहीं है और इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती। जिसके बाद मासंग को होश आ जाता है और उसे वो सब भी याद आ चुका था जो 3 साल पहले उस टैटू वाले शॉप पर हुआ था। इधर जिब्यूम प्रोसिक्यूटर ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर ह्यूंजू के फैंस जिब्यूम पर कचरा और अंडे फेंकना शुरू कर देते हैं। पर तभी मासंग वहां पर आ जाता है, जो कि जिब्यूम को उन सब चीजों से बचाकर अंदर लेकर जाता है और तब तक संजू भी वहां पर पहुंचकर ह्यूंजू के सारे फैंस को रोक लेता है। अब अंदर जाकर सबसे पहले जिब्यूम से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जिब्यूम सब कुछ सच सच बता देती है कि उस रात वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद मासंग और सीईओ किम को साथ बिठाया जाता है और वहाँ किम मासंग का मजाक बनाता है कि मासंग को भूलने की बीमारी है तो वो स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। पर वहाँ बैठा ऑफिसर मासंग को बताता है कि अगर मासंग ने डिटेल स्टेटमेंट दी तो वो लोग किम के ऊपर वारंट जारी कर सकते हैं। जिसके बाद मासंग जैसे ही कुछ बोलने लगता है तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो वॉशरूम जाता है और असल में वो भूल चुका था कि वो वहाँ पर क्यों आया था। पर किसी तरह से वो खुद को शांत करता है और जैसे ही उसे सब कुछ याद आता है तो वो ऑफिसर के सामने अपनी स्टेटमेंट देता है कि उसने टैटू स्टूडियो में वहाँ के ऑनर को ह्यूंजू और किम से मिलते हुए देखा था और उन्हें ड्रग बेचते हुए भी देखा था। जहाँ मासंग उस टैटू ऑनर के टैटूज और उसकी शक्ल के बारे में भी बताता है। पर जिस डायरी में उसने ये सब ड्रॉ किया होता है वो डायरी मासंग घर पर ही भूल गया होता है, जिससे कुछ भी प्रूफ नहीं होने वाला था। पर तभी सेक्रेटरी वो डायरी लेकर वहां पर आ जाता है, जिसके बाद अब किम के खिलाफ ऑफिसर के पास सबूत भी थे और इसीलिए वो जिब्यूम को पूरी रेस्पेक्ट के साथ इस केस से बाहर कर देते हैं। जहां आखिरी बार मासंग किम के मजाक का जवाब देता है और कहता है कि किम ने सिर्फ ह्यूंजू का ही मर्डर नहीं किया बल्कि जिब्यूम को भी टॉर्चर करने की कोशिश की और उसके करियर को भी खत्म कर दिया, जिसकी पनिशमेंट भी उसे मिलनी ही चाहिए। और इतना कहकर मासंग बाहर आ जाता है, जहां वो जिब्यूम से मिलता है और उसे बताता है कि वो इस केस का सिर्फ एक लौता विटनेस था, क्योंकि उसने टैटू पार्लर में ह्यूंजू और किम के बीच हुई बातें सुन ली थी। पर जब तक वो जिब्यूम को कुछ बता पाता उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके लिए वो जिब्यूम से सॉरी भी कहता है। पर जिब्यूम उसे कहती है कि सॉरी तो उसे खुद बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मासंग जिब्यूम को बचाने नहीं आया होता तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। पर अब ये सब कुछ सॉल्व हो चुका था और यही चीज थोड़ी ही देर में न्यूज में भी आ जाती है, जिससे कि अब जिब्यूम के सारे एंटी फैंस भी खत्म हो चुके थे और इससे सब लोग बहुत खुश भी थे। जहां मासंग और संजू भी इस न्यूज टीवी में देखते हैं और खुश होते हैं कि आखिर उन्होंने जिब्यूम को बचा ही लिया। और तभी मासंग को जिब्यूम का मैसेज आता है, जहां वो उसे डेट पर आने के लिए बुला रही होती है। पर उसका रिप्लाई करने से पहले ही अचानक मासंग की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर संजू जिब्यूम के मैसेज का मजाक में रिप्लाई देता है कि वो डेट पर नहीं आएगा। जिसके बाद संजू मासंग को चेक करने जाने लगता है, पर तभी उसे एजेंसी से कुछ जरूरी कॉल आ जाते हैं, जिस वजह से वो वहां से चला जाता है। अब मासंग अपना लैपटॉप चेक करता है और उसमें केंट का ईमेल था, जिसे मासंग ने जिब्यूम को मिलवाया था ताकि वो जिब्यूम को ज्वेलरी मॉडल साइन कर सके।
पर तभी मासंग को जिब्यूम का भी फोन आ जाता है, जहाँ वो मासंग को थोड़ा अपसेट होकर कहती है कि वो उसके साथ डेट पर क्यों नहीं चलना चाहता और क्या वो इतना बिजी है कि वो जिब्यूम को ठीक से रिप्लाई भी नहीं करना चाहता। जिसे सुनकर मासंग को समझ आ जाता है कि ये मजाक जरूर संजू ने ही किया होगा और इसलिए वो जिब्यूम को अपने घर ही बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यिम संजू की एजेंसी में साइन करने आ गई थी, जिससे कि सीईओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यिम को अच्छे से ट्रीट करने लग जाता है ताकि वो उनके एजेंसी वापस से ज्वाइन कर ले। पर तभी संजू भी वहां आ जाता है, जो कि यिम के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें बताता है कि यिम उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो ये एजेंसी ज्वाइन कर ही लेगी। पर यिम संजू को अपनी एक कंडीशन बताती है कि वही सिर्फ एक एक्ट्रेस होनी चाहिए जो इस एजेंसी में ज्वाइन हो रही है, यानी कि वो जिब्यूम को वहां से निकालना चाहती थी और इसीलिए संजू उसके डिसीजन से एग्री नहीं करता और वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सामने उन्हें सीईओ किम मिल जाता है और वहाँ यिम सीईओ किम से क्लियर करती है कि अब वो उसकी एजेंसी में काम नहीं करेगी, जिसे सीईओ किम उसे भी रोककर धमकी देने लगता है। पर तभी संजू वहां आकर यिम को प्रोटेक्ट करता है और किम को बोलता है कि उसने जिब्यूम के साथ जो भी किया वो बहुत बुरा था और अगर अब उसने यिम के साथ कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग के घर पहुंचती है और मासंग उसे केंट का ईमेल दिखाता है कि वो जिब्यूम को साइन करना चाहता है और जिब्यूम भी हाँ कर देती है। और तभी जिब्यूम की नज़र लैपटॉप और एक फोल्डर पर पड़ती है और जैसे ही वो फोल्डर ओपन करने की कोशिश करती है तो मासंग उसे रोक देता है और कहता है कि जब तक वो उसे टाइटली हग नहीं करेगी तब तक मासंग उसे वो फोल्डर नहीं देखने देगा, जिसकी वजह से जिब्यूम उसे हग करती है और लैपटॉप लेकर वहां से भाग जाती है, जहां वो जल्दी से वो फोल्डर ओपन करके देखती है तो उसमें जिब्यूम का ही एक म्यूजिक वीडियो था, जिस पर मासंग उसे बताता है कि वो वीडियो देखकर उसे बहुत ज्यादा शांति मिलती है जब भी वो डिप्रेशन में होता है। और तभी जिब्यूम मासंग के साथ मस्ती करने के लिए म्यूजिक वीडियो में दिख रहे एक्टर की तारीफ उसके सामने करने लग जाती है, जिससे कि मासंग जेलस भी होता है। पर जिब्यूम उसे वापस मना लेती है और कहती है कि मासंग को जो भी चाहिए वो उसे दे सकती है, जिससे मासंग जिब्यूम को उसका हाथ मांगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। पर तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सब जगह अंधेरा होने की वजह से जिब्यूम अपने फोन में टॉर्च ऑन कर देती है, जो कि सीधे मासंग की आंखों पर लग जाता है और उसी तेज लाइट से मासंग की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जिसके बाद लाइट आते ही मासंग जिब्यूम को सब कुछ बताता है कि जब बचपन में उसकी मॉम डैड का उसकी वजह से कार एक्सीडेंट हुआ था, तब से ही मासंग को तेज लाइट से प्रॉब्लम है और इसीलिए वो क्विज कंपटीशन में भी बेहोश हुआ था। जिसे सुनकर जिब्यूम उसे कहती है कि वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जल्दी ही ढूंढ लेंगे। अब जिब्यूम अपने घर जाती है और वहाँ भी उसकी पूरी फैमिली और उसके फ्रेंड उसे सरप्राइज देते हैं। जिसके बाद जिब्यूम अपने डैड से बात करती है और उन्हें भी मासंग के बारे में बताती है कि मासंग ने हर बार उसकी हेल्प करी है, पर जिब्यूम अभी तक मासंग के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। जिस पर जिब्यूम के डैड उसे समझाते हैं मासंग को जिब्यूम से सिर्फ लव चाहिए और वो इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स में सफर करता है। जहाँ जिब्यूम के डैड उसे मासंग को घर पर डिनर के लिए बुलाने भी बोलते हैं ताकि वो मासंग को थैंक्स कर सके। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि संजू भी सब समझ चुका था कि उसे किसकी साइड रहना चाहिए और इसलिए वो हिम्मत करके अपनी मॉम यानी कि मासंग की आंटी से मिलता है और उसे अपने कंपनी के शेयर्स मांगता है, क्योंकि अब वो मासंग के साथ मिलकर काम करना चाहता था। जहाँ उसकी मॉम उसे बहुत डराने की भी कोशिश करती है, पर संजू उसे सब सच सच बता देता है कि जब उसकी मॉम उसे शेयर्स दे देगी तो वो उन्हें यिम से भी मिलाएगा, जिसे वो पसंद करता था। वहीं दूसरी तरफ सीईओ किम के ऊपर वारंट जारी कर दिया गया था, यानी कि अब उसका जेल जाना पक्का था और इसीलिए किम अपने डिटेक्टिव से कुछ मदद करने के लिए मिलता है। जहाँ उसका डिटेक्टिव उसे बताता है कि जिस दिन मासंग का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन कुछ और भी हुआ था, जिसकी मदद से वो खुद को बचा सकते हैं और अपने साथ साथ मासंग की इमेज को भी खतरे में डाल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम भी सीईओ किम के वारंट के बारे में पढ़ती है, जहां वो उसे बताती है कि उसने उसके साथ जो भी किया उन सब का हिसाब सीईओ किम को पे करना पड़ेगा। जिस पर किम जिब्यूम को कहता है कि उसे फिलहाल मासंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मासंग अब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है और ये प्रॉब्लम उसकी फैमिली से ही रिलेटेड थी। जहाँ दूसरी तरफ मासंग को भी अचानक से डॉक्टर को देखते ही एक लास्ट मेमोरी याद आती है, जब उसने 3 साल पहले डॉक्टर से बात की थी और किसी सेरेमनी में आने का डिसाइड किया था, पर वो मेमोरी उसे अब कैसे याद आ रही थी ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। हम देखते हैं कि मासंग अपने डॉक्टर से मिलता है
और उनसे पूछता है कि 3 साल पहले जब मासंग चाइना जा रहा था तो डॉक्टर को कैसे पता चला कि वो चाइना के हेनान सिटी में है। तो डॉक्टर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ मासंग से छुपा रहा था और इसीलिए मासंग उसे कुछ भी नहीं पूछता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिब्यूम, संजू और सीईओ को देखते हैं जो कि जिब्यूम का नेम क्लियर होने पर रेस्टोरेंट में पार्टी कर रहे होते हैं और सीईओ सबको बताता है कि वो जिब्यूम के कमबैक के लिए उसका एक इंटरनेट चैनल बनाएगा और उसी पर जिब्यूम का कंटेंट अपलोड करेंगे, जिस पर जिब्यूम भी हाँ कर देती है और वो कल चैनल लॉन्च करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मासंग अपने घर पर होता है जहाँ वो सेक्रेटरी को भी डॉक्टर के बारे में बताता है। तो सेक्रेटरी उसे कहता है कि जरूर डॉक्टर का मासंग के एक्सीडेंट के साथ कुछ कनेक्शन है। पर तभी मासंग डिनर कर रहा होता है और वो खाने में बहुत ज्यादा नमक मिलाकर उसे खाता है क्योंकि उसका टेस्ट करने का सेंस अब धीरे धीरे वीक हो रहा था और ये देखकर सेक्रेटरी को उसकी बहुत फिक्र होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम अपनी फैमिली के साथ मासंग का वेट कर रही होती है क्योंकि आज रात वो सब साथ में डिनर करने वाले थे, पर मासंग ये चीज भूल चुका था और इसीलिए जिब्यूम उसे फोन करके पूछती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। तो मासंग उसे झूठ बोल देता है कि वो किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था, जबकि उसकी मेमोरी बहुत जल्दी फेड हो रही थी। पर जिब्यूम से मिलने के लिए वो रात को उसके घर के बाहर जाता है जहाँ जिब्यूम उसके साथ उसे रेस लगाने के लिए कहती है, पर मासंग ऐसा नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था और इसीलिए वो बस जिब्यूम को हक कर लेता है और उसे कहता है कि वो जिब्यूम को हर रोज मिस करता है और वो हमेशा जिब्यूम को मिस करता रहेगा, जहाँ पर जिब्यूम उसे पागल भी कहती है और मासंग स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जिब्यूम और उसकी पूरी टीम एक ओल्ड एज में अपने चैनल लॉन्च होने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं और संगजुन भी वही था जहाँ जिब्यूम उसे थैंक्स भी कहती है क्योंकि आज तक संगजुन ने उसकी बहुत हेल्प करी थी जब जिब्यूम के साथ कोई नहीं था। और तभी वो एक अंकल को कहीं जाते हुए देखती है और पूछने पर वो अंकल उन्हें बताते हैं कि उनके बचपन का फ्रेंड भी उनके साथ हमेशा वहाँ ओल्ड एज होम में आया करता था, पर आज ना ही वो यहाँ आया था और ना ही वो अपना फोन उठा रहा था, जिस वजह से वो तीनों उस फ्रेंड को ढूंढने उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि उस अंकल का फ्रेंड जमीन पर गिरा होता है, जिस वजह से वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जब उसे होश आता है तब मासंग भी वहीं होता है और वो सबको बता देता है कि उन अंकल के फ्रेंड को भी डिमेंशिया है, जिस वजह से वो पूरे दिन ड्रिंक करते रहते हैं। पर वहाँ वो दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो अंकल अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। और तभी मासंग की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, जिससे कि वो जल्दी से अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और क्योंकि जिब्यूम ने उसे जाते हुए देख लिया था तो वो भी मासंग को संभालने पहुंच जाती है और वो मासंग को समझाती है कि उन्हें हीलिंग विलेज की कितनी ज्यादा जरूरत है और हीलिंग विलेज को संभालने के लिए उन्हें मासंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस वजह से वो मासंग को उसके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए कहती है ताकि वो हमेशा मासंग के साथ रह पाए और उसकी मदद कर पाए। जिसके बाद मासंग जिब्यूम को डिनर पर लेकर जाता है क्योंकि पिछली रात वो जिब्यूम के साथ डिनर नहीं कर पाया था, जहाँ वो बहुत मुश्किल से जिब्यूम के सामने अच्छे से खाना खाने की एक्टिंग करता है क्योंकि उसे तो खाना सूट भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपनी सारी एपेटाइट डिमेंशिया की वजह से खो चुका था, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं और वहाँ मासंग जिब्यूम को बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जिब्यूम बाकी सबके साथ एजेंसी में होती है और अब जिब्यूम के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसका इंटरनेट चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा था और अब उसे डायरेक्टर्स के भी कॉल आ रहे थे कि वो उनकी मूवी के लिए ऑडिशन दे, जिससे कि जिब्यूम बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ किम को डॉक्टर यून के खिलाफ एक सबूत मिलता है और इसीलिए वो डॉक्टर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि 3 साल पहले जब मासंग का एक्सीडेंट हुआ था तो वो कोई हिट एंड रन केस नहीं था, बल्कि वो एक्सीडेंट जरूर डॉक्टर ने ही करवाया था क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त सीईओ किम ने एक आदमी को वहाँ पर डॉक्टर से ही बात करते हुए सुन लिया था और अब किम उस आदमी को जानता था। पर यहाँ किम डॉक्टर को मासंग की आंटी से उसे मिलवाने के लिए कहता है और डॉक्टर किम को उससे मिलवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ किम मासंग की आंटी से 10 मिलियन वॉन मांगता है और कहता है कि अगर उसने मुंह खोला तो वैसे भी मासंग की आंटी सब कुछ खो ही बैठेगी और इसलिए वो बस कंपनी का आधा पैसा मांग रहा था, जहाँ मासंग की आंटी उसे पैसे देने के लिए मान जाती है, पर उसके बदले वो किम से एविडेंस मांगती है और किम वो लाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम के जाते ही मासंग की आंटी डॉक्टर से कहती है कि जैसे ही किम एविडेंस लेकर आए और उसके हाथ में दे तभी वो किम को भी रास्ते से हटा दे, यानी कि उसे मार डाले,
जिसे सुनकर डॉक्टर थोड़ा शॉक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम मासंग को कॉल करता है और उसे मिलने बुलाता है, जहाँ वो मासंग को एक रिकॉर्डर देता है और बताता है कि अगर किम को कुछ भी हुआ तो अगली बारी जिब्यूम की होगी और जिब्यूम को पुलिस कभी भी नहीं छोड़ेगी। जहाँ किम मासंग से उसकी सेफ्टी की डील करता है, क्योंकि किम आंटी के बारे में सब कुछ जान चुका था और वो ये भी जानता था कि आंटी उसके साथ जरूर कुछ बुरा करेगी। जिसके बाद किम वहाँ से चला जाता है और मासंग उस रिकॉर्डर को सुनता है जिसमें आंटी किम को पैसे देने की बात कर रही थी। और उसे सुनकर मासंग को सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे उसके डॉक्टर और आंटी ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया और उसे मारने का प्लान बनाया। जो सब जानकर मासंग को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उन सबको अपनी फैमिली मानता था। जिसके बाद वो डॉक्टर से भी मिलने जाता है और डॉक्टर से कहता है कि वो जल्दी ही सब कुछ भूलने वाला है और शायद वो जिंदा भी ना रह पाए, और इसीलिए वो सब कुछ सच बताने के लिए उसे कहता है। पर अभी डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं बताता है। इधर जिब्यूम बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि जिस डायरेक्टर ने उसे इंसल्ट करके मूवी में रोल देने से मना किया था, अब वही डायरेक्टर जिब्यूम को आगे से रिक्वेस्ट कर रहा था, जहां वो उसे कल ऑडिशन देने के लिए भी बुलाता है, क्योंकि जिब्यूम को सिंगिंग करने का रोल मिला था। जिससे जिब्यूम बहुत खुश हो जाती है और वो घर जाकर अपने गिटार को भी बाहर निकालती है, जिसे उसने बहुत टाइम से प्ले नहीं किया था। और तभी उसे ये भी याद आता है कि उसने 3 साल पहले गिटार प्ले किया था, वो भी मासंग के लिए। जिसके बाद वो ये न्यूज़ मासंग को मैसेज करके बताती है और मासंग उसे लक विश करता है ताकि उसका ऑडिशन अच्छा हो। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जिब्यूम अपने ऑडिशन के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ मासंग भी अपने आंटी से मिलने उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो जिब्यूम के साथ लास्ट टाइम गया था, और वहां वो अपनी आंटी को सब कुछ बता देता है कि वो सब कुछ जान चुका है कि उसकी आंटी और डॉक्टर ने ही मिलकर उसे मारने की कोशिश की। इस पर उसकी आंटी उसे समझाती है कि जब से मासंग के मॉम डैड की मौत हुई तब से मासंग को वही संभाल रही है और मासंग के ही वजह से उसने सब कुछ खो दिया और मासंग उस पर बोझ बन गया, जिस वजह से वो उसे मारना चाहती थी। जहाँ वो मासंग से ये भी कहती है कि अगर उसने संगजू को इस बारे में बताया तो आंटी जिब्यूम के साथ बहुत बुरे चीज करेंगी और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। इसके साथ साथ वो ये भी कहती है कि मासंग वैसे भी ये सब भूल जाएगा, पर आंटी के जाने के बाद मासंग ये सब अपने हाथ पर लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी मासंग को उसके घर लेने जाता है, तो वहाँ वो उस रिकॉर्डर को सुन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम अपना ऑडिशन देती है और उसका ऑडिशन बहुत अच्छा जाता है, जिससे कि वो बहुत खुश भी होती है। और वहाँ से निकलने के बाद वो मासंग को कॉल भी करती है और मिलने बुलाती है, जिस पर मासंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो सिटी से बाहर है, जबकि वो जिब्यूम के घर के बाहर ही होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। पर जिब्यूम को ये बात पता नहीं चलती और वो उसे फ़ोन पर ही गाना गाकर सुनाने लगती है, जिसके लिए मासंग उसे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था। पर गाना ख़त्म होते होते मासंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो रोड पर ही गिर जाता है, जहाँ जिब्यूम उसे कॉल पर बुलाती रहती है, पर मासंग कोई भी जवाब नहीं देता। और जैसे ही जिब्यूम अपने घर के बाहर पहुँचती है तो वहाँ उसे मासंग बेहोश ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। हम देखते हैं कि जिब्यूम के डैड मासंग के लिए एक पोयम लिखते हैं और मासंग हॉस्पिटल में होता है, जहाँ वो अपनी आंटी को डॉक्टर से बात करते हुए सुनता है कि मासंग को एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, पर मासंग को सब कुछ याद होता है। जहाँ हॉस्पिटल रूम के बाहर जिब्यूम बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो सेक्रेटरी से कहती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि मासंग इतना बीमार है, जिस पर सेक्रेटरी वो रिकॉर्डर जिब्यूम को सुनने के लिए कहता है। अब मासंग को होश आ चुका था और उसे सब कुछ याद भी था, जहाँ वो जिब्यूम को कॉल करने की कोशिश करता है, पर जिब्यूम ने वो रिकॉर्डिंग सुन ली थी और उसे भी पता चल चुका था कि मासंग की आंटी ने ही उसे मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मासंग का कॉल अटेंड नहीं करती। इसके अगले दिन मासंग खुद ही जिब्यूम से मिलने जाता है और वहाँ जिब्यूम उस पर बहुत चिल्लाती है कि अगर मासंग इतना ज्यादा प्रॉब्लम में था तो उसने जिब्यूम को क्यों नहीं बताया और अकेले सब कुछ क्यों हैंडल किया, जिस वजह से वो इतना बीमार भी हो गया। पर मासंग उसे कुछ भी नहीं बताने के लिए सॉरी बोलता है और बस गले लगा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगजुन को भी मासंग की तबीयत के बारे में पता चलता है, तो वो उसे मिलने आता है और वहाँ मासंग संगजुन को एक पेन ड्राइव देता है। वहीं दूसरी तरफ जिब्यूम बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है और अपनी फ्रेंड से पूछने पर वो उसे बताती है कि वो बहुत सारे ऑडिशन में सेलेक्ट होकर बहुत सारे पैसे कमाएगी, ताकि जब मासंग अपनी सैलरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दे तब जिब्यूम उसका ख्याल रख सके और हमेशा उसे प्रॉब्लम से बचा कर रख सके। जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड भी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जिब्यूम मासंग से बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करती थी। जिसके बाद मासंग जिब्यूम से मिलता है और वो अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना चाहता था,
जिससे कि वो जिब्यूम के लिए वही रेड हिल्स ला कर देता है और वो दोनों पूरे दिन साथ रहते हैं और एंजॉय करते हैं। जिसके बाद जिब्यूम मासंग को अपने घर लेकर आती है क्योंकि उसके घर पर कोई नहीं था। लेकिन तभी जिब्यूम के भाई और बहन वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि जिब्यूम और मासंग एक सीक्रेट रूम में छुप जाते हैं। और जैसे ही जिब्यूम के भाई को मासंग के शूज घर पर दिखते हैं तो वो समझ जाता है कि जिब्यूम और मासंग साथ ही हैं और इसीलिए वो अपने बहन को वापस से कुछ खिलाने के बहाने वहाँ से बाहर लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग को अपने सीक्रेट रूम के बारे में बताती है कि वहाँ वो तभी आती है जब वो बहुत इमोशनल होती है और तभी मासंग उसे किस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। अब अगले दिन संगजुन मासंग की दी हुई पेन ड्राइव चेक करने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने यिम को उससे मिलने बुलाया है, जिस वजह से वो यिम को अपनी मॉम से बचाने जाता है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगजुन की मॉम यिम को संगजुन से ब्रेकअप करने के लिए कहती है और बताती है कि यिम की फैमिली उनके ग्रुप से कनेक्ट होने का सोच भी नहीं सकती क्योंकि यिम एक गोल्ड डिगर है। पर यिम उसका जवाब देती है और कहती है कि भले ही कुछ भी हो जाए वो संगजुन से ब्रेकअप नहीं करेगी क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जिस पर संगजुन की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और तभी संगजुन वहाँ आ जाता है और वो भी अपनी मॉम पर चिल्लाता है कि वो यिम से प्यार करता है और वो उससे ब्रेकअप नहीं करेगा। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और वहाँ संगजुन यिम को बताता है कि वो हमेशा खुश रहना चाहता था और अगर यिम उसकी लाइफ से चली गई तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। यानी कि वो यहाँ अपना लव यिम से कन्फेस कर देता है और उसे हक कर लेता है, जिससे यिम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले से ही संगजुन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब अगले दिन जिब्यूम अपने बचपन का एक सपना देखकर उठती है जिसमें वो नदी में डूब रही थी और एक बच्चे ने उसे बचाया था, जिसके लिए वो अपने डैड से भी पूछती है कि आखिर उस दिन उसे किस बच्चे ने बचाया था। जिस पर उसके डैड उस बच्चे की फोटो उसे दिखाने वाले होते हैं, पर तभी मासंग जिब्यूम को मैसेज करके मिलने बुलाता है, जिस वजह से वो फोटो देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं कि मासंग जिब्यूम को कोरिया से बाहर लॉस एंजलिस भेजने वाला था, जिसके लिए वो जिब्यूम को प्लेन टिकट्स भी देता है और बताता है कि जिब्यूम को वहाँ एक ऑडिशन के लिए जाना है। और ये सुनकर जिब्यूम को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि मासंग उसे अपने आप से दूर भेज रहा था, पर मासंग के समझाने पर वो ऑडिशन देने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी मासंग के स्टडी रूम में जाता है और वहाँ से मासंग के भी प्लेन टिकट्स नजर आते हैं, तो वो समझ जाता है कि मासंग उन सबको छोड़कर कहीं दूर जा रहा है। और तभी मासंग भी वहाँ आ जाता है जो कि सेक्रेटरी को समझाता है कि वो बस अपनी बीमारी का क्योर ढूंढने सबसे दूर जा रहा है। तो सेक्रेटरी उसे इस बात की खबर किसी भी तरह से जिब्यूम को ना लगने दे, जिससे कि सेक्रेटरी मासंग को कहता है कि मासंग कहीं भी अकेले नहीं जाएगा और वो भी उसके साथ चलेगा। जिस पर मासंग उसे साथ आने से मना कर देता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक रहेगा और जल्दी ही वापस आ जाएगा। अब अगले दिन जिब्यूम लॉस एंजलिस जाने वाली होती है और वो निकलते वक्त अपने गार्डन में ही फ्लावर्स देखती है जिसका मासंग के हाथ में टैटू था और इसीलिए वो उन फ्लावर्स को लेकर मासंग के घर उसे गुड बाय कहने जाती है, जहाँ वो उसके लिए बहुत सारी डिशेस भी बनाकर लाई होती है ताकि मासंग उन्हें खा सके और हेल्दी रह सके। जो सब देखकर मासंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि जब तक जिब्यूम ऑडिशन देकर वापस आने वाली थी तब तक मासंग वहाँ से गायब हो जाने वाला था, जिसकी वजह से वो जिब्यूम को आखिरी बार हक करता है और उसे बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। जिसके बाद जिब्यूम वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मासंग संजुन से भी मिलता है और उसे अपने वापस आने तक हीलिंग विलेज के प्रोग्राम को संभालने के लिए कहता है और उसे हक करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ संजुन भी थोड़ा इमोशनल फील करता है, पर उसे नहीं पता था कि मासंग हमेशा के लिए उन सबको छोड़ कर जा रहा है। जिसके बाद मासंग डॉक्टर युन को अपनी आंटी से भी मिलवाता है और फ्लाइट के लिए निकल जाता है, पर वहाँ उसे सेक्रेटरी भी मिल जाता है और वो मासंग को अकेले कहीं भी जाने से रोक देता है और उसके साथ जाना चाहता था ताकि वो मासंग का ध्यान रख सके। अब हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिब्यूम को लेने उसकी पूरी टीम आई थी और वो सब जिब्यूम के आने पर बहुत खुश होते हैं, पर जिब्यूम मासंग के बारे में उनसे पूछती है क्योंकि इस पूरे हफ्ते एक भी बार जिब्यूम की बात मासंग से नहीं हुई थी, जिस वजह से वो संगजुन से भी मिलने जाती है और मासंग के बारे में पूछती है। पर संगजुन उसे सच बता देता है कि मासंग कहीं चला गया है और उसने हीलिंग विलेज का प्लान भी संगजुन को संभालने के लिए दे दिया है, जिसका मतलब ये था कि मासंग वापस आने वाला नहीं था। और इसी वजह से जिब्यूम और संगजुन दोनों ही मासंग के लिए बहुत परेशान रहने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासंग चाइना में होता है जहाँ वो पहली बार जिब्यूम से मिला था
और वहाँ वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसने जिबियम के साथ अपनी मेमोरीज क्रिएट करी थी, और वो उन सब जगह जाकर बहुत खुश भी होता है। और वो जिबियम को एक लेटर लिखता है जिसमें उसकी वो मेमोरीज थी और फोटोग्राफ्स भी थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब मासंग को गए हुए 1 महीना हो चुका था, जहाँ हम देखते हैं कि जिबियम बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर से निकलने लगती है और उसके डैड उसे रोक देते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं। पर तभी संगजुन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि जिबियम को बताता है अब तक उनका मासंग से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। जहाँ संगजुन ये भी बताता है कि बचपन से ही संगजुन की मॉम ने मासंग को संगजुन से अलग रखा था और इसीलिए मासंग सिर्फ हॉलीडेज में ही संगजुन से मिलने आ पाता था। और तभी जिबियम के डैड उन्हें वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, जो फोटो उन्होंने उसी दिन लिया था जिस दिन जिबियम पानी में डूब गई थी। और उस फोटो में 2 बच्चे और होते हैं, जिन्हें देखकर संगजुन पहचान लेता है कि वो मासंग और वो दोनों ही हैं। और यहाँ जिबियम के डैड उन्हें बताते हैं कि जब बचपन में जिबियम नदी में डूबने वाली थी तो वो बच्चे ने ही जिबियम को बचाया था, और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मासंग ही था, जो कि वहाँ हॉलीडेज पर आया था। और उसने जाते जाते जिबियम को वही फ्लावर्स भी दिए थे जो कि उसने नदी के पास देखे थे। और आज भी मासंग के हाथ में उसी फ्लावर का टैटू भी था, जो सब याद करके जिबियम और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मासंग को और भी ज्यादा मिस करने लग जाती है, क्योंकि वो बचपन से ही मासंग के साथ कनेक्टेड थी और उसे ये सब आज पता चल रहा था। जिसके अगले दिन जब वो उठती है तो उसे अपने बेड के पास बनी खिड़की पर मासंग दिखता है, जो कि उसे उसके नाम से बुलाता है। हम देखते हैं कि जिबियम से मिलने मासंग नहीं बल्कि मासंग का सेक्रेटरी आया होता है, जो कि उसे बताता है कि वो भी मासंग के साथ ही यहाँ से गया था और वो लोग बाल्टीमोर नाम की जगह पर जाने वाले थे। पर बीच में मासंग गायब हो गया, क्योंकि वो ना ही ठीक से सो पा रहा था और ना ही ठीक से खा पा रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो बस मरने का वेट कर रहा था। और क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके बारे में पता चले, इसलिए वो सेक्रेटरी को भी छोड़कर चला गया, जिसे सुनकर जिबियम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। इसके बाद सेक्रेटरी संगजुन से मिलता है और वो संगजुन को वही रिकॉर्डर देता है जिसमें सारे एविडेंस थे, और उसे सुनते ही संगजुन अपनी मॉम से मिलता है और उन्हें कहता है कि वो सारा सच जान चुका है और वो चाहता है कि उसकी मॉम मासंग को हर जगह ढूंढे, वरना वो उसकी मॉम का सच सबके सामने ले आएगा। वहीं दूसरी तरफ सीईओ किम को बहुत जल्दी जेल होने वाली होती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अब उसका कोई साथ देने वाला भी नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिबियम के घर पर वही लेटर आता है जो कि मासंग ने उसके लिए लिखा था, और वो लेटर जिबियम के डैड रिसीव करते हैं और जिबियम को देते हैं। जहाँ जिबियम वो लेटर पढ़ती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उस लेटर में मासंग ने उसकी हेल्प करने के लिए और उसकी लाइफ इतनी अच्छी बनाने के लिए थैंक्स कहा होता है। जहाँ मासंग ने वो फोटोज भी जिबियम को दिए होते हैं जिस जगह मासंग और वो पहली बार मिले थे। वो सब देखकर जिबियम बहुत ज़्यादा रोती है और अब वो समझ चुकी थी कि उसे मासंग को कहाँ से ढूंढना शुरू करना चाहिए, और इसलिए वो हेनान सिटी चली जाती है जहाँ वो मासंग से पहली बार मिली थी। अब वहाँ जाकर वो हर उस जगह पर जाती है जिसके फोटो मासंग ने उसे भेजे थे, और उन्हीं जगह पर मासंग के साथ उसकी बहुत सारी मेमोरीज भी थी। अब लास्ट में वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो मासंग से जॉय बनकर मिली थी, और वहाँ का वेटर जिबियम को एक गिफ्ट बॉक्स देता है जो कि मासंग ने ही जिबियम के लिए वहाँ रखा होता है, और उसे खोलते ही जिबियम को एक सॉफ्ट टॉय मिलता है जो कि असल में मासंग उसे एक लास्ट गिफ्ट देना चाहता था। और तभी जिबियम को अपने सामने मासंग नजर आता है जो कि जिबियम को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बस ठीक होने के लिए सब लोगों से इतना दूर गया है। जहाँ वो ये भी कहता है कि अगर फ्यूचर में वो लोग कभी भी मिलते हैं तो भले ही मासंग उसे भूल गया हो, पर जिबियम को वापस से उसे सब कुछ याद दिलाना होगा, जैसा कि जिबियम ने पहले भी किया था। और ये सब सुनकर जिबियम रोने लग जाती है, क्योंकि असल में मासंग उसके सामने नहीं आया था, ये सब बस वो इमेजिन कर रही थी। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ जिबियम वापस से एक टॉप स्टार बन चुकी थी और वो उस वक्त यिम के साथ शूट कर रही होती है, जहाँ उन दोनों ने एक ही ड्रेस पहन रखी थी और वो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे कि कौन उस ड्रेस में ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जिसके लिए वो दोनों अपने अपने सोशल मीडिया पर उस ड्रेस में पिक्चर भी अपलोड करती हैं और सबसे ज़्यादा लाइक जिबियम के पोस्ट पर आते हैं, जिससे कि वो यिम से जीत जाती है। पर अब जिबियम काफ़ी फेमस हो चुकी थी, जिस वजह से सीईओ भी बहुत खुश होता है और वो सबको जिबियम के हार्डवर्क के बारे में इंटरव्यू भी देता है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जिबियम मासंग को नहीं भूली थी और वो उसी कैफ़े में जाकर बैठकर मासंग को याद करती है, जिस कैफ़े का एक पूरा टेबल मासंग ने उसके लिए खरीदा था।
और वो संगजुन को मैसेज करके याद भी दिलाती है कि आज के ही दिन मासंग उन सबको छोड़कर चला गया था, जहाँ संगजुन के साथ यिम भी होती है। और अब संगजुन यिम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग के घर पर ही रहती थी और वो भी मासंग के लिए रोज़ डायरी लिखा करती थी कि वो उसे कितना मिस करती है। जहाँ उसे मिलने संगजुन आता है और हम जान पाते हैं कि संगजुन अब हीलिंग विलेज के प्रोग्राम को चला रहा था और वो भी वेट कर रहा था कि मासंग कब वापस आएगा, क्योंकि हीलिंग विलेज हमेशा से मासंग का ही था। जिसके बाद संगजुन अपनी मॉम से मिलने चला जाता है, क्योंकि उसकी मॉम के और उनकी सारी आंटीज के फ्रॉड सामने आ चुके थे और अब संगजुन की मॉम पर भी इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी। जिस वजह से संगजुन अपनी मॉम को समझाता है कि वो अपनी गलती सुधार सकती है, सब कुछ सच बोलकर, क्योंकि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिब्यूम अपनी फैमिली के साथ लंच करती है और अब जिब्यूम के भाई की भी जॉब लग चुकी थी, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद जिब्यूम अपने डैड के साथ बैठकर बात करती है, जहां हम जान पाते हैं कि जिब्यूम की मॉम की डेथ नहीं हुई थी और वो बस डिप्रेशन की वजह से उन्हें छोड़कर चली गई थी। जिस पर जिब्यूम अपने डैड से पूछती है कि वो अब तक उसकी मॉम का वेट कैसे कर सकते हैं। तो वो जिब्यूम को बताते हैं कि वो जिब्यूम की मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और भले ही वो उसकी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, पर वो अपने लव के वापस आने का वेट कर सकते थे और इसीलिए वो आज तक उसका वेट कर रहे थे। जिसे सुनकर जिब्यूम को भी समझ आता है कि वो भी हमेशा मासंग का वेट कर सकती थी, क्योंकि कभी ना कभी मासंग उसके पास वापस आने ही वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिब्यूम मासंग की लिखी हुई डायरी देख रही होती है, पर वो नोटिस करती है कि मासंग ने उसके लिए डायरी में कुछ भी लिखा नहीं होता है और इसीलिए वो इस बारे में संगजुन को फ़ोन लगाकर पूछती है और संगजुन बताता है कि ज़रूर मासंग ने जिब्यूम के बारे में एक सेपरेट डायरी लिखी होगी और वो डायरी अब कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेक्रेटरी हीलिंग विलेज में होता है और वो वहाँ एक प्लानिंग डायरेक्टर बन चुका था, जहाँ वो अपने एक पेशेंट से मिलने जाता है और वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि मासंग ही था, जिसके हाथ में जिब्यूम की डायरी भी होती है और वो उसे पढ़ रहा था। जहाँ सेक्रेटरी को देखते ही मासंग उसे बताता है कि उसे वो बुक, यानी कि जो उसने जिब्यूम के लिए डायरी लिखी थी, वो उस बुक को रोज़ पढ़ता है, क्योंकि वो ये भूल जाता है कि उसने वो बुक कल भी पढ़ी थी और हर बार उस बुक को पढ़कर मासंग को कुछ अलग ही फील होता है। जिसके बाद सेक्रेटरी उसे डॉक्टर से मिलवाने लेकर जाता है और अब भी मासंग का डॉक्टर युन ही था, जहां हम जान पाते हैं कि असल में मासंग से आखिरी बार मिलकर डॉक्टर युन को अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसीलिए वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करके यूएस चला गया था और वहां उसे मासंग मिल गया था, जिसे इस बार डॉक्टर युन हीलिंग विलेज लेकर आया था, क्योंकि अब वो मासंग को ठीक करना चाहता था। जिसके बाद हम ये भी जानते हैं कि मासंग अपनी पिछली लाइफ पूरी तरह से भूल गया था और अब हर 10 मिनट में उसकी मेमोरी रिकॉल होती थी, जहां डॉक्टर युन उसे समझाता है कि अब अगर उसे कुछ भी याद आए तो वो उसे एक पेपर पर ड्रॉ कर ले। अब हम देखते हैं कि मासंग सेक्रेटरी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहां से लंच करने के बाद वो उसी कैफे में जाता है जहां जिब्यूम हमेशा जाती थी और मासंग की टेबल पर ही बैठती थी और वहां वो जिब्यूम की सीट पर ही बैठ जाता है। और जब वो जिब्यूम का पोस्टर देखता है तो उसे वो जगह याद आती है कि जहां उसने जिब्यूम को पहली बार किस किया था और इसीलिए वो उस जगह को पेपर पर ड्रॉ कर लेता है और तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो उस ड्राइंग को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। जिसे जाने के बाद जिब्यूम वहां आकर बैठ जाती है और जैसे ही उस ड्राइंग को देखती है तो समझ जाती है कि ज़रूर यहाँ पर मासंग आया होगा और इसीलिए वो उसे ढूंढने भाग कर जाती है, पर तब तक मासंग वहाँ से जा चुका था, जिस वजह से वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है और कहती है कि शायद मासंग वापस आ चुका है, पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ अब मासंग डॉक्टर से मिलता है और वो डॉक्टर को बताता है कि उसे धीरे धीरे कुछ चीज़ें याद आ रही है, जिस वजह से डॉक्टर उसे संगजुन से मिलवाने का डिसाइड करता है और पहले डॉक्टर युन खुद संगजुन से मिलता है और उसे मासंग के बारे में समझाता है, क्योंकि मासंग को सीक्रेटली हीलिंग विलेज में रखा गया था ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। जिसके बाद संगजुन मासंग के सामने जाता है और वो इमोशनल होकर वापस जाने लग जाता है, पर मासंग उसे उसी नाम से आवाज़ लगाता है जिस नाम से वो संगजुन को बचपन में बुलाया करता था, यानी कि उसे अपना भाई याद था। और वो सुनते ही संगजुन उसे गले लगा लेता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद संगजुन यिम से मिलकर उसे बता देता है और कहता है कि ये बात जिब्यूम को भी बहुत जल्दी पता लगने वाली है कि मासंग 1 साल से उसके पास हीलिंग विलेज में ही था, जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी,
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मासंग जिब्यूम को पूरी तरह से भूल चुका है और इसीलिए जिब्यूम का मासंग से मिलना बहुत मुश्किल होने वाला था। पर हम देखते हैं कि जिब्यूम हीलिंग विलेज में ही एक ड्रामा के लिए शूट कर रही होती है, जहाँ वो चलते चलते एक मेमोरी फाउंटेन के पास पहुँचती है, जहाँ वो मासंग को याद करती है और कहती है कि मासंग के साथ स्पेंड किया हुआ हर मोमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा हैप्पी मोमेंट था। और इतना बोलते ही उसके सामने मासंग आ जाता है, जो कि जिब्यूम को देखकर उसे उस मेमोरी फाउंटेन के बारे में बताता है और जिब्यूम समझ जाती है कि मासंग उसे भूल चुका है और इसीलिए वो उसे कुछ भी याद नहीं दिलाती है और बस इमोशनल होकर रोने लग जाती है, क्योंकि वो 1 साल बाद मासंग को देख रही थी। पर तभी एकदम से बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और जैसे ही जिब्यूम मासंग को अपना नाम बताती है तो मासंग को वो मोमेंट याद आ जाता है जब जिब्यूम ने बारिश में उसे अपना लव कन्फेस किया था और कहा होता है कि वो ये चीज कभी ना भूले, जिससे कि मासंग को जिब्यूम के साथ बिताया हर पल याद आ जाता है। क्योंकि इतने दिनों से जिस बुक को वो स्टोरी समझकर पढ़ रहा था, असल में वो सब उसने खुद ही जिब्यूम के बारे में लिखा था, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब ड्रामा की एंडिंग में हम देखते हैं कि जिब्यूम अपनी शादी के लिए तैयार हो रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि इस मंथ की ये उसकी 4th शादी होने वाली है, यानी कि वो पहले भी मासंग के साथ 3 शादियां कर चुकी थी। जहाँ जिब्यूम उसे हंसते हुए कहती है कि जब तक मासंग को उन दोनों की शादी याद नहीं हो जाती वो हर बार उससे शादी करेगी। वहीं दूसरी तरफ मासंग भी सेक्रेटरी से यही कहता है कि वो जिब्यूम को तो हमेशा याद रखता है पर उनकी शादी को ही हर बार भूल जाता है और इसीलिए वो भी जिब्यूम को तब तक प्रपोज करेगा और शादी करेगा जब तक उसे सब कुछ याद नहीं रहने लग जाता। जिसे सुनकर सेक्रेटरी भी हंसने लग जाता है और अब मासंग और जिब्यूम सब लोगों के सामने चर्च में आते हैं और वापस से शादी करते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी सीरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।